चलो बस चुप हो जाओ। लास्ट क्लास में हमने जीडीआर पढ़ा था। मेरे को जल्दी जल्दी बता दो जीडीआर में क्या था। भाई तेरा टेस्ट चल रहा है और इनकी पढ़ाई चल रही है। जीडीआर में क्या होता है? उनकी जो वैल्यू किस करेंसी में होती है? अगर मैं जीडीआर कहाँ दे सकता हूँ? पूरी वर्ल्ड में कहीं भी दे सकता हूँ, पर मैं इशू मेरे को पैसा लोकल करेंसी मिलेगा, लेकिन भैया किसमें? डॉलर्स में। फायदा क्या है इसका? इसका एक फायदा है कि ये नेगोशिएबल है। क्या है ये? नेगोशिएबल का मतलब डिस्कस नहीं कर सकते, बार्गेनिंग, वैल्यू ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसको डिस्कस करना नहीं कहते। नेगोशिएबल का मतलब है कि उसकी वैल्यू ऊपर नीचे बार्गेनिंग कर सकते हैं। अभी जब मैं बोल रहा था क्या सुन रही थी? मैं जीडीआर ही बोल रहा हूँ बहुत देर से। सारी करनी है, सब में अलग अलग काम है, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। ज्यादा बनानी बुक है, बहुत दिखाइए बुक कितनी बनानी है। नहीं कुछ चेंजेस आए हैं इसके बाद, ठीक है। एक मिनट, हाँ फिर ठीक है। जीडीआर एक तरह का शेयर होता है जिसको हमने इंस्ट्रूमेंट से बांटा हुआ है। जैसे हम शेयर इशू करेंगे इंडिया में, मैं पूरे वर्ल्ड में इशू करना चाहूँ, उसको क्या नाम दूंगा? क्योंकि शेयर इशू करूंगा रुपीस में, जीडीआर किस में इशू करूंगा? यूएस डॉलर्स में। तो पूरे वर्ल्ड से पैसा लेना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो जीडीआर इशू करूंगा, शेयर करूंगा। अगर मेरे को अमेरिका से चाहिए तो मैं कहाँ पे लिस्ट करूंगा उसको? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और ये नेगोशिएबल भी है। जीडीआर वालों का वोटिंग राइट होता है कि नहीं होता? वोटिंग राइट। अब बता क्या समझ लिया? जब तू खाली पढ़ा है, नया टॉपिक है, तू कहती है कि बिल्कुल पक्के से आ जाए, कैसे हो जाएगा? इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे मैं नॉर्मली शेयर इशू करूंगा, बदले में क्या लूंगा? वो रुपीस में इशू, रुपीस मिलेगा पैसा मेरे को, 12th में इसकी एंट्री भी करोगे तुम। अब मैं ग्लोबली इशू कर रहा हूँ, ग्लोबल मतलब पूरी वर्ल्ड की कोई भी कंट्री मेरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है। मैं लोकल करेंसी में लूंगा पैसा, मतलब रुपीस में। वो किस में लेंगे? वो अब बीच में कन्वर्ट कौन करेगा पैसा? ये डिपॉजिटरी बैंक। मैं अपने सारे शेयर, मान लो मेरे 5 शेयर हैं, 5 शेयर किसको दे दूंगा? डिपॉजिटरी बैंक को। वो बैंक्स पूरे वर्ल्ड में कहीं भी लिस्ट करके लेके डॉलर में कन्वर्ट करके, अगर मैं यूट्यूब पे काम करता, मेरे को पेमेंट किस में आती? मैं उसको रुपीस में कैसे कन्वर्ट करता? वो तो ऑनलाइन आती ना। एक पेपाल करके ऐप आती है, पेपाल क्या करती है? रुपीस में कन्वर्ट कर, डिपॉजिटरी बैंक हो गया वो। समझ गए हो? एनीथिंग मोर? हो गया टेस्ट? टाइम हो गया? पूछो। आखिरी क्वेश्चन में डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपन वॉल्यूम। उससे मास निकालो, वॉल्यूम के लिए एच दी हुई है क्यूब की, वॉल्यूम निकल जाएगी। क्यूब की एच का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब। वॉल्यूम निकल गई साइड क्यूब से। मास अपन वॉल्यूम डेंसिटी दी हुई है, उससे मास निकाल लेगा। अब थ्रस्ट निकाल लेगा। अब थ्रस्ट मतलब फोर्स मतलब वेट, फॉर्मूला होता है एम इंटू जी। मास निकाल के इंटू जी कर दियो। कराया हुआ है, छुट्टियां तू मारता, मैं नहीं मारता बेटा। हर चीज वीडियो में कवर नहीं हो पाती ना, कुछ क्लास में एक्स्ट्रा आज मैंने खाली आधी क्लास की वीडियो रिकॉर्ड किया है, क्योंकि आधा मैं हमेशा पिछला रिवाइज कराता हूँ। जो पिछला पढ़ाता हूँ उसको रिवाइज करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ मैं। टाइम वेस्ट होगा रिकॉर्डिंग। अब रिवीजन क्लास में हो जाता है, यहाँ नहीं होता। यही तो फर्क है। बैच में आया करो, कोशिश करा करो। एक सेकेंड। अगला है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगर खाली अमेरिकन कंपनी या अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक में खाली अमेरिका में सामान बेचा खरीदा जाएगा, क्या बोलेंगे उसको? ये जीडीआर से सिमिलर है कि अलग है? क्या फर्क है? सेम बात है, बस कंट्री अलग है। वो ग्लोब है, वो अमेरिका है। अगर उसके नीचे इंडियन पड़े तो उसमें क्या है? सिर्फ इंडिया में। क्या फॉरेन कंपनी इंडियन की आईडीआर ले सकती है? ले सकती है। अगर मैं आईडीआर इशू कर रहा हूं तो बाहर की कंपनी इंडिया में खरीद सकती है।
मैं फॉरेन जाके खरीदूंगा तो आईडीआर थोड़ी होगी वो। अगर मैं अमेरिकन कंपनी के शेयर खरीद रहा हूँ, अब बाहर जाके दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं एडीआर लूँ या तो जीडीआर लूँ। अगर रशियन कंपनी का ले रहा हूँ तो क्या लेना, जीडीआर। अमेरिकन कंपनी की या तो एडीआर भी हो सकती है, जीडीआर हो सकती है, दोनों हो सकती है। बात पहले पड़ रही है, खाली एडीआर पढ़ो पूरा। अमेरिकन दोनों इशू कर सकते हैं, एडीआर भी कर सकते हैं और जीडीआर भी कर सकते हैं। तो एडीआर नहीं है ना, दोनों हो सकते हैं। वो क्या बोल के इशू कर रहे हैं, ये कोई रूल नहीं है कि अमेरिकन कंपनी ने इशू किया, अब इंडियन कंपनी जीडीआर इशू नहीं कर सकती क्या? ये कोई मूल नहीं है कि इंडियन कंपनी से आईडीआर हो गया। इंडियन कंपनी जीडीआर इशू कर सकती है, एडीआर नहीं कर सकती। एडीआर खरीद सकती है, खरीद तो सकते हो क्या? यहाँ जो लिखा है वो पूछ ले, वो यहाँ लिखा है, यहाँ ऐसा कुछ है, वही पढ़ना है बस। बेटा मैथ्स में एक बच्चे ने ना फालतू बहुत क्वेश्चन पूछे, उसको निकाल दिया। वो इतने क्वेश्चन पूछता था, इतने बकवास बकवास से जेन्युइन क्वेश्चन थे, पर ना 11th में काम 12th में पूरे बैच के टाइम वेस्ट कर रहा था, उसको निकाल दिया। अब बैच बढ़िया चल रहा है। उसको निकालने के बाद तुमको हर संडे क्लास लेनी पड़ी ताकि सिलेबस एट पार आए। समझ आया? तो बकवास नहीं, यहाँ कुछ ऐसी बात हो रही है, इसमें डाउट पूछो मेरे को। अगर जैसे हम अमेरिकन कंपनी को जीडीआर कर रहे हैं, ग्लोबली लोग हमारे शेयर्स खरीद रहे हैं, अगर हम उन्हें डिविडेंड देना है, तो डिविडेंड भी हम अपने करेंसी में डिपॉजिटर को देंगे, उनके पास डॉलर में ही जाएगा भाई। यूएस डॉलर पूरे वर्ल्ड में चलता है, वो उनके पास आ गया डॉलर में, उसको वो अपनी कंट्री के अपने आप करेंगे। डिपॉजिटरी ये काम नहीं करके देगी, डिपॉजिटरी हमको हमारी करेंसी में कन्वर्ट कर देती है। पूरे वर्ल्ड से जैसा मर्जी पैसा आएगा हमको रुपीस में देगी वो अपने आप करेंगे। डिपॉजिटरी से करे, बैंक से करे, जहां से मर्जी करे, दोनों कर सकती है। अमेरिकन कंपनी दोनों कर सकती है, इंडियन आईडीआर भी कर सकती है, जीडीआर भी कर सकती है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एडीआर इशू नहीं करता, खरीद सकता है वो। अमेरिकन कंपनी ही इशू कर सकती है बस। फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय देयर टिप इन 2 days। 2 days में लॉन्ग मिनट हैंड होता है, कितनी बार घूमेगी? एक दिन में कितनी बार घूमती है मिनट हैंड पूरा सरकमफ्रेंस? देखना, अभी 1 घंटे में एक बार घूमी मिनट हैंड, 1 घंटे में, तो एक दिन में कितनी बार घूमी? 24 बार, और 2 दिन में तो ये 48 बार घूम गई। 48 इंटू सरकमफ्रेंस। शॉर्ट हैंड आर वाली कितने, एक दिन में कितनी बार घूमती है? 2 बार। जो 9 पे सुई है वो पूरे में 2 बार घूमेगी ना, सिर्फ 24 घंटे 2 बार पूरी करेगी ना, तो 2 दिन में कितनी बार घूमेगी? 4 बार। 4 इंटू सरकमफ्रेंस इसका, 40 इंटू सरकमफ्रेंस इसका, उसको ऐड करो। जीएसटी जब पैसा जा रहा है, परचेज के बाद जाता है ना, इनपुट होता है, तब भी एक्सपेंस डेबिट, जीएसटी डेबिट। हाँ, that it can be issued only to American citizen। अगर आप इंडिया में रहते हो पर आप एनआरआई हो, आपके पास अमेरिकन पीआर है, तो आप ले सकते हो। अगर अमेरिकन ग्लोबली कर रहा है तो वो जीडीआर है। हाँ, अगर इंडिया में बैठ के अमेरिकन कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं पर अमेरिकन सिटीजन नहीं है, तो जीडीआर लेनी पड़ेगी हमको। बोलो भाई, क्या क्या? यूएस डॉलर आर कहाँ लिखा है? एडीआर की यूएस डॉलर में होता है वो, यूएस डॉलर में खरीदो, करेंसी उसकी यूएस डॉलर है। वो जब अमेरिकन कंपनी अमेरिका में ही बेच रही है तो क्या डिनोमिनेशन होगी उसकी? डॉलर। मतलब किस करेंसी में? और अब ये पूछो, ये बताएंगे हम। और पूछो, अब आईडीआर पढ़ो जल्दी। क्या 12th में पढ़ाएंगे?
वही तो मैंने तो पूछा था। जब 12th का काम है ना फिर वो एक और लोग हैं। नहीं, 12th का काम है ना वो। और 12th में आपको GDR नहीं बताएंगे, सिर्फ शेयर्स बताएंगे कि इंडियन शेयर्स कैसे खरीदे बेचे जाते हैं। आज जाना है कि नहीं जाना है? ठीक है। एक और लोग। नहीं यार, हाँ जी, IDR पढ़ो, कोई वर्ड कोई लाइन तंग कर रही है तो फर्स्ट लाइन का मतलब समझाओ जल्दी, फर्स्ट पॉइंट का। इसकी डिनोमिनेशन क्या है IDR की? इंडियन रुपीज। फर्स्ट पॉइंट बताओ। सर अगर ADR सिर्फ अमेरिकन को मिल रहा है तो आइडिया नहीं कैसे का आईटी मार्केट का लिखा, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? इंडियन कंपनी जब इंडियन से पैसा लेगी, वो शेयर नहीं हो गया, वो शेयर नहीं हो गया। इंडियन कंपनी चाहती है कि पूरी वर्ल्ड से मेरे को पैसा आए, तो वो क्या चाहती है? IDR इशू करेगी। अब फॉरेन कंपनी मेरी कंपनी के इशू कर सकती है। तो GDR हो गया। क्या GDR हो गया? अगर वो इंडियन मैं रुपीज में इशू कर रहा हूँ ना, GDR कैसे हो गया? GDR तो रुपीज में इशू करेगी, वो डिपॉजिटरी वो कर देगा। ये रुपीज में ही जा रहा है मैडम, रुपीज में खरीदेंगे वो। और अगर तो फिर एरिया वाला भी तो शेयर हो गया यहाँ पर। उनके लिए होगा, वो ADR अलग से होता है। अमेरिकन कंपनी के शेयर्स भी होते हैं, ADR भी होता है बेटा। ADR अमेरिकन सिटीजन पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता है। उसमें ये लिखा है कि अमेरिका में ही होगा, उसमें लिखा है ओनली टू अमेरिकन सिटीजन। ये तो नहीं बोला अमेरिका में बेचोगे। फिर द IDR इज स्पेसिफिक इंडियन वर्जन ऑफ ग्लोबल इंडियन वर्जन, वो डॉलर में होता है ये। वेरी गुड। थर्ड पॉइंट समझाओ। जिसकी जो बैंक जो फॉरेन कंपनी होती है वो आइडिया में अपना शेयर इशू करने के लिए डिपॉजिटरी के पास जाती है। वो डिपॉजिटरी उनको रिसिप्ट देता है, उसके बदले में उनको शेयर मिल जाता है। जिस कंपनी ने शेयर इशू करने हैं IDR में, वो पहले कस्टोडियन बैंक को देगी, सारे शेयर उसकी कस्टडी में डाल देगी, वो आगे बेचता रहेगा इंडियन का रुपीज में। ये फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, मतलब ये नहीं कि इंडियन कंपनी है। इंडिया में क्या फॉरेन कंपनीज काम करती है कि नहीं करती? उनकी होम कंट्री कहाँ पे होती होगी? कहीं और। तो उनको पैसा रुपीज में चाहिए, डॉलर में चाहिए। पर हम अगर वो अपना शेयर इंडिया में बेचना चाहते हैं, वो नहीं बेच सकते, वो IDR ही बेचना पड़ेगा उनको। तो फॉरेन कंपनी इंडिया में शेयर बेचना चाहती है, कौन से शेयर होंगे वो? IDR। अब IDR वो बेचेंगे रुपीज में, कस्टोडियन किस में कन्वर्ट करेगा? डॉलर में। उनके पास पहुंच जाएगा डॉलर में, होम कंट्री में। समझ आया? जब फॉरेन कंपनी इंडिया में है बट दे नीड टू रेज फंड्स, वो शेयर इशू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फॉरेन कंपनी लिस्ट अगर हो गई, गुड है। कई बार हर्डल्स आते हैं शेयर मार्केट में लिस्ट करने के लिए, तो वो IDR इशू कर सकती है। लिस्टिंग तब भी करनी पड़ेगी, कहाँ करनी पड़ेगी लिस्टिंग? स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज में। अब फॉरेन कंपनी को IDR इशू करने के लिए किसकी अथॉरिटी चाहिए, किसकी परमिशन चाहिए? SBI, SEBI, SEBI। कौन है ये SEBI? हम शेयर इशू करने की परमिशन मांगते हैं। मैंने फुल फॉर्म नहीं मांगी। सर हम अगर हमें शेयर इशू करते हैं तो हमें सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा ताकि उनको ये ट्रस्ट रहे कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा SEBI क्या क्या करती होगी? सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है एक एक करके। इन्वेस्टर के लिए सिक्योरिटी कैसे? ताकि उनके अगर पैसे हमें पहले उनका अप्रूवल लेना होता है ताकि उनके पैसे डूब ना जाए हमारी कंपनी इंडिया में कोई भी कंपनी शेयर या डिवेंचर विदाउट SEBI रजिस्टर करे स्टॉक मार्केट में इशू नहीं कर सकता। कोई ब्रोकर स्टॉक मार्केट में डीलिंग, अगर आपको ब्रोकर बनना भी है, आपको पहले SEBI से अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, उनका एग्जाम पास करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर को सिक्योरिटी मिलती है कि SEBI रजिस्टर्ड ब्रोकर है, पैसे लेके भागेगी नहीं कंपनी या ब्रोकर। तो बेसिकली इट इज पुलिस ऑफ स्टॉक मार्केट। अंडरराइटर्स को भी अगर कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है, गलत काम कर रही है, अंडरराइटर गलत काम कर रहा है, ब्रोकर गलत काम कर रहा है, इन्वेस्टर गलत काम कर रहा है, कौन जेल कर देगा उसको? SEBI। अंडरराइटर को भी इसका अप्रूवल चाहिए। सबको। हम ब्रोकर बन नहीं सकते स्टॉक मार्केट के, जैसे SEBI की हमको लाइसेंस नहीं मिलता। हम लिस्टिंग शेयर की कर नहीं सकते, SEBI हमको बोलते नहीं है। सेम फॉरेन कंपनी इंडिया में रह के IDR इशू करना चाहती है,
वो नहीं कर सकती जब तक सेबी से अप्रूवल। अगला पॉइंट शायद वही है, पढ़ लो। इसमें हमें ना ये 7 डिग्री दिया होगा बस, तो ये पूरा 14 डिग्री होगा। 14 सेंटीमीटर हाँ 14 डिग्री क्यों दिया बस? डायमीटर। ये हमें एरिया थोड़ी दिया है, क्या बोला प्रश्न? बस ये दिया कि OA is 7। और सेंटर ही होता है हमेशा, ये क्यों हम तो बोले OA स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। कहाँ फिगर बनी हुई है? यही फिगर है, बस ये लिखा OA is 7 तो रेडियस ए बी एंड सी डी क्या बोला? डायमीटर बोला कि नहीं बोला? साफ साफ बोला डायमीटर। इससे क्लीन शब्दों में कैसे बताए? और डायमीटर कहाँ मीट करते हैं? आ गया ना तो सेंटर में। ठीक है, कहाँ लिखा है? सेकंड लास्ट पॉइंट का फोर्थ वर्ड हाँ भाई अंडरलाइनिंग है, अंडरलाइन लिखा तो है बोनस, बोनस डिविडेंड एक्सेट्रा, ये एक्स्ट्रा शेयर होते हैं। कई बार कंपनी डिविडेंड के तौर पर ना एक्स्ट्रा शेयर बांट देती है कि डिविडेंड दो, बोनस शेयर्स, एक्स्ट्रा डिविडेंड बांट देती है, उसको अंडरलाइन शेयर बोलते हैं। मतलब एक शेयर होता है, दो शेयर मिल जाएगा। सेल नहीं लगी दिवाली की, मतलब एक शेयर जब डिविडेंड के तौर पर लोग क्या करते हैं, तो कंपनी कहती है आपको डिविडेंड देना ही है, शेयर पड़े एक्स्ट्रा शेयर खरीद लो, और हमें तो फायदा ही है, बिना इन्वेस्टमेंट के शेयर मिल रहा है हमको। ठीक है ना, पढ़ लिया लास्ट तक? क्या ये बीड वाली बात क्या लिखी है? बीड सर बिड के अंदर इन्होंने ये बताया कि वेट मतलब वो ना कि वो अमाउंट बताते हैं कि इतने अमाउंट हम लेंगे। शेयर मार्केट में बिडिंग होती है, तूने कुछ बोली लगती है, तो सबसे अच्छी बोली को हमने पढ़ना होता है। तो जैसे हम शेयर मार्केट में शेयर के लिए बिड करते हैं, वैसे ही हम आइडिया के लिए बिड, आइडिया सब कुछ सेम है, इंडियन शेयर, बस फॉरेन कंपनी के थ्रू इशू हो रहा है। इंडिया के इनको प्रोस्पेक्टस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है, सेम प्रोसेस है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? बिना कंपनी के बारे में जाने हम कंपनी के शेयर खरीद लेंगे? प्रोस्पेक्टस तो चाहिए ना। और जैसे हमने पढ़ा था कि अगर फैमिली मेंबर्स को या अपने को करना तो स्टेटमेंट वो उसमें प्रोस्पेक्टस नहीं चाहिए होता, उसमें खाली फोन में बोलो आ जाए खरीद ले भाई, ना स्टेटमेंट इम्प्लीमेंट वो अलग चीज है, उसमें वो रजिस्ट्रार को देना होता है। ये अलग है। अगर मेरे को किसी अपने फैमिली मेंबर को शेयर बेचना है, बस इतनी सी बात लगेगी, भाई भाई नहीं मेरा, मैं ऐसे करेगा यार, ले लो ना भाई, जरूरत है ना मेरे को, वो शेयर कैसे बनेगी? मार्केट में तो सेल आउट कर देते हैं। उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली। डीमैट अकाउंट से और कैसे? जैसे भारत मार्केट से खरीदते हैं। भाई उसने मार्केट में जाना ही क्यों है? अच्छा। मैं डायरेक्टली बेच रहा हूँ उसको, हाँ। मेरे को पैसे देगा, शेयर ले खत्म, एंट्री होगी अकाउंट्स में, पैसा आ गया, शेयर जा चला गया। और कैसे होगा? शेयर कोई कैश का टुकड़ा है? शेयर तो एक पीडीएफ होता है, पीडीएफ होता है, पीडीएफ उसको दे दी, उससे पैसे ले लिए, जब पैसे आएंगे तो अकाउंट में एंट्री होगी, क्या लिखोगे? शेयर गया और पैसा आया, बिक गया, खत्म। डायरेक्टली गया, कोई स्टॉक ब्रोकर नहीं, कुछ नहीं। फ्रेंड्स का मतलब तो फ्रेंड्स होता है ना, फैमिली मेंबर खरीद रहा है, मेरे को उसको क्या मैं बोलूंगा नहीं भाई पहले स्टॉक मार्केट जा, वहां से खरीद, कहेगा कि मेरे को स्टॉक मार्केट से लेना है, ब्रोकर कमीशन देनी है, तो तेरा भाई क्या हुआ? मैं अपने भाई को तो मैं डायरेक्टली बेचूंगा ना, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। 12th में पढ़ाया जाएगा सारा कुछ आपको। अब आता है सोर्सेज ऑफ बॉन्ड्स या बोरोड फंड्स। ये पैसा डेब्ट होता है, ये हम कहां से लेंगे? लोन के तौर पे। पहला क्या है? जैसे कंपनी के हिस्से कर दिए शेयर में टुकड़े, वैसे लोन के भी हिस्से कर दिए। अगर मेरे को किसी से लोन चाहिए, एक हुआ बैंक के पास गया, लोन उठा के ले गया, एक हुआ मेरे को चाहिए 10 लाख का लोन, मैंने 10 लाख बैंक से लोन ले लिया, खत्म, डायरेक्ट लोन। एक मैंने क्या किया, 10 लाख का लोन चाहिए, मैंने 100 रुपए के 10,000 डिबेंचर बना लिए, टोकन्स, 100 रुपए के 10,000। ये आया, कहता 1000 डिबेंचर मैं खरीदने को तैयार हूँ, 1000 × 100, 1 लाख इसके पास आ गया। ये 1 लाख के 10,000 के डिबेंचर 100 में खरीदे, 1 लाख मेरे को दे देगा। जैसे शेयर खरीदते वैसे ही होगा, बस शेयर में ये मालिक बन गया वोटिंग राइट के साथ। अब ये डिबेंचर होल्डर है, मेरे लिए उधार है, मैं इसको लोन, मेरे लिए लोन है 1 लाख रुपए, मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा। अगर ये 10,000 शेयर होते तो उसको वोटिंग राइट होती, अब इसको नहीं है। तो आप इसे अगर 10,000 शेयर होते तो ये कंपनी का मालिक होता, अब ये नहीं है।
अगर ये 10,000 शेयर होते तो इसको डिविडेंड सबसे लास्ट में मिलता, अब सबसे पहले मिलेगा। तो कुछ फायदे भी हैं, वोटिंग राइट नहीं है नुकसान, कंपनी का मालिक नहीं नुकसान, पर सेफ है इसका पैसा। जब कंपनी वाइंड अप होगी सबसे पहले इसको दूंगा पैसा, मैं शेयर होल्डर को लास्ट में दूंगा। कंपनी को लॉस होगा तब भी इसको इंटरेस्ट मिलेगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ इसके फायदे, कुछ इसके कोलैटरल दोगे आप सर? ऑब्वियसली। सर इसका मैं इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, डिबेंचर इंटरेस्ट की तो बात कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले तेरे को इंटरेस्ट मिलेगा और तेरा अब कोलेटरल देंगे या देंगे वो डिपेंड करता है डिबेंचर कैसा है। कोई डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं, वो विद एसेट फिक्स होते हैं। कल को मैं इसका लोन वापस नहीं कर पाया, मेरा एसेट उठा के भाग जाएगा। फिक्स बाय मशीनरी कर दिया, फिक्स बाय लैंड कर दिया, बिल्डिंग कर दिया, कार। कहीं आता है, कहीं आता है अनसिक्योर्ड, वो अनसिक्योर्ड किसी पे डिपेंड नहीं होते। फिर जो अनसिक्योर्ड होते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। जब अब मैं सिक्योरिटी नहीं दे रहा फिर इंटरेस्ट ज्यादा दूंगा तुमको, सिंपल सी बात है ना। अगर मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ इंटरेस्ट कम दूंगा मैं तुमको। कोलेटरल सिक्योरिटी, मॉर्गेज, डिबेंचर दो तरह के हो गए, सिक्योरिटी सिक्योर्ड और वैसे 8 तरह के होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, एक होता है कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कई बार डिबेंचर को बाद में कन्वर्ट करके हम शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में। अच्छे खासे करते हैं। जो हमें चाहिए तो इम्पोर्टेंट है ना, तू जो बकवास पूछता है उससे तो बढ़िया ही है। अरे यार कन्वर्टेबल का मतलब क्या हुआ, जब मैं डिबेंचर को किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, शेयर में, शेयर में कन्वर्ट करूंगा तब तुम मेरी कंपनी के क्या बन जाओगे। कोई बता पाएगा ऐसा कब होता होगा, कोई सोच के बताए। ओए दोबारा बोलना है बस। ना तुम सुन रहे हो ना सुनने दे रहे हो, क्या बात करनी जरूरी हो रही है। डिवेंचर कन्वर्टेबल इनटू शेयर होता भी है, नॉन कन्वर्टेबल भी होता है। जो नॉन कन्वर्टेबल होता है वो जिंदगी भर लोन ही रहता है। एक होता है कन्वर्टेबल, वो कन्वर्ट शेयर में कैसे हो जाएगा। अमन ने 10,000 डिवेंचर लिए, 100 रुपए क्या 10 लाख रुपए दिए, मैं इसको लोन रीपे नहीं कर पा रहा। इसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो मेरे एसेट लेके भाग जाएगा निकल के, फिर मैं इसका ऑप्शन देता हूँ मैं तेरे डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये मालिक अब ये मेरी कंपनी का मालिक, इसको कुछ तो फायदा हो रहा होगा नहीं। अब इसका 10 लाख रुपए तो हो गया जो इसको वापस करना है, प्लस इसका पेंडिंग इंटरेस्ट भी होगा कुछ, वो मिला दूंगा। वो कंबाइन करके 10 लाख मान लो और 2 लाख इंटरेस्ट मान लो, तो 12 लाख के शेयर दे दूंगा इसको। इंटरेस्ट भी चुकता हो गया इसका, और इसको इसने कोई पेमेंट करी, और इसने कोई पेमेंट नहीं करी। 10 लाख मेरे पास था, 2 लाख मैंने और देना था, मैंने कोई पे नहीं किया इसको, इसने कुछ पे नहीं किया, मैंने अपनी कंपनी का शेयर दिया। घाटा किसका हुआ, मेरा किसका, मेरा। मेरी कंपनी का 12 लाख रुपए बिक गया बिना किसी बात के, क्योंकि मैं लोन रीपे नहीं कर पाया। तो ऐसे तो बिकता ही ना मेरा। ये आया कि सर आपने मेरे को पेमेंट नहीं करी, मैं आपका मशीन उठा के लेके जाऊंगा। अगर ये मशीन लेके चला जाएगा मेरी कंपनी क्या होगी, बंद। मैं कहा ऐसे मत कर, तू मेरी कंपनी का हिस्सा ले जा, मालिक बन जा। अब ये कंपनी का पार्टनर बन गया या शेयर होल्डर बन गया, कंपनी का लॉस सब भी हुआ, पर कंपनी अब चल रही है, मशीनरी पड़ी है। अब इसका मशीनरी पे हक नहीं है, पूरी कंपनी पे हक है इसका। इसको तो फायदा ही फायदा है, मेरे को नुकसान है, पर मेरी मजबूरी है। समझ आया कन्वर्ट क्यों हुआ रियल लाइफ में। अब आप पढ़ो डेफिनेशन, पढ़ो जल्दी, पहले पढ़ो फिर डाउट लेंगे आपका। पढ़ो लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटल। लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म क्यों लिखा है, डेट मतलब कर्जा, और टाइम तक चलता है। ये लंबे समय के लिए आता है, 5-6 महीने के लिए नहीं आता। एक साल से ज्यादा। A company can raise funds through issue of debenture which bear a fixed rate of। अब कई डिवेंचर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स, कई में फिक्स नहीं होता। अगर फिक्स है, मान लो अमन ने डिवेंचर लिए 10,000 100 रुपए के, उसका नाम लिखा होगा, मान लो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, उसका नाम होगा अमन, या कंपनी इशूड टू अमन 7% डिवेंचर्स 10,000, 7% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, कि 10,000 7% डिवेंचर लिए इसने। इसका मतलब ये नहीं कि 10,000 के 7% लिए, इसका मतलब ये है 10,000 लिए कौन से वाले, 7% वाले, होल्डिंग एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%। बात समझ में आ गई। अगर कोई डिवेंचर ऐसा है जिसके इंटरेस्ट रेट है ही नहीं, ओनली डिवेंचर आएगा, अभी पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़ के बताओ। हाँ नहीं, ये स्टार्ट हो गया ना, ये 2 पॉइंट लिखे हैं। पढ़ाई तो हुई नहीं आज, कल होगी।
कि डिबेंचर कल मैथ्स अकाउंट मैथ्स साइंस दोनों पढ़ेंगे। डिबेंचर होता है किसी कंपनी ने लोन लिया है जिससे किसी एक फिक्स रेट पे जो उसको रीपे करना ही पड़ेगा एज एन इंटरेस्ट। अगर अमन ने 7% वाले डिवेंचर लिए तो हर साल इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 7% ऑन 10 लाख। मंथली मिलेगा कि ईयरली मिलेगा? ये पर एनम होता है। और 10 लाख मतलब जिससे बचेंगे बचेंगे क्यों? 10 लाख का लोन लिया ना इसने मैंने इससे, तो वो मिलेगा 10 लाख का 7%। 70,000। 10,000 डिवेंचर 100 का एज है, 10,000 का इंटरेस्ट दूंगा कि पैसों का दूंगा इंटरेस्ट? पैसों का थोड़ा 10,000 इंटू 100 करूंगा पहले, एक 10 लाख आएगा, 10 लाख का इंटरेस्ट दूंगा कि तुरंत 10,000 डिवेंचर तो कोई 7% 10,000 का दूंगा? वो तो नंबर ऑफ डिवेंचर है ना, अमाउंट भी दूंगा कि डिवेंचर भी दूंगा? फिर एग्जाम्पल लिखा है कि नहीं लिखा, पढ़ो। ये कैलकुलेट करने को आ सकता है, एमसीक्यू बना दो इसको। जल्दी लिखो, मैं कुछ बताता हूँ। ये पता नहीं किसकी बुक है, देखता हूँ कौन है ये। पता नहीं किसी ने इंग्लिश में हिंदी लिखी है, इनको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब डिवेंचर जो 7% वाले हैं, अगर कोई डिवेंचर, ऊपर जगह बंद हो जाए तब तुम्हें पैसा मिलती है। अब ये टॉप टिप देखो जरा, सेकंड पॉइंट देखो। अरे वही यार, बॉक्स बना हुआ है। चलो छोड़ दो, टिप टॉप छोड़ दो, आगे बढ़ो। फीचर्स क्या है? पहला फीचर, जिस इन्वेस्टर को चाहिए मेरे को फिक्स इनकम मिले, रिस्क नहीं चाहिए, कभी ज्यादा कभी कम वगैरह, फिक्स चाहिए यार, अपने को सुकून है, वो ये लेगा। फिर इनका पैसा क्या है? सेफ, क्योंकि इनको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इनका कोई पार्टिसिपेशन प्रॉफिट में, ये तो लोन है ना। आगे, डू नॉट कैरी, और कोई कंट्रोल इनका नहीं है मैनेजमेंट पे। फाइनेंसिंग थ्रू डिवेंचर इज लेस कॉस्टली। क्यों? शेयर के बदले लगती है बहुत सारी प्रीमियम कॉस्ट, डिवेंचर के बदले भी लगती है पर शेयर से कम। हाँ, शेयर में तो हमें प्रोस्पेक्टस पूरा कैपिटल, डिवेंचर पे इतना पंगा नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसमें एक और बात लिखी है, एज, देखो कोई डाउट है? सर ये किसकी लास्ट एंट्री है, ये इलस्ट्रेशन है किसी की लास्ट एंट्री चुरा दो वाली, इसमें मैंने देखो वर्किंग नोट 2 लाख, हाँ ठीक है, बोलो। इसका मैंने यहाँ पे देखो वर्किंग नोट बनाया है, इसकी एंट्री मैंने यहाँ पे बना दी पर अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा। लेस 8% यहाँ पे होगा ना डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे है ये रहा। नहीं मुझे नहीं समझ आया। वो बोल रहा है कुछ कैश पे, हाफ कैश पे, हाफ चेक से। हाफ अमाउंट चेक इमीडिएटली अलाउड 2%, आधा अमाउंट चेक पे इशू किया है, उस पर ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट देंगे, लेकिन रिमेनिंग आधा जो होगा उस पर नहीं देंगे। अलग अलग कर लिया तूने पहले, 1 लाख 1 लाख अलग कर दिया, सारा अमाउंट सामने पर इतना नहीं आ रहा। अमाउंट सेम आया है। अच्छा ये काम हो गया, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट होता है वो कॉस्ट होती है। अब सेल्स हो गया हमारा, कितने का सेल? ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट है वो कितना आया? 1,80,000। वो आ गया। अब उसमें उधार वाला अमाउंट कितना है? 90,000। नहीं, उसका सीडी लेस करने के बाद उधार में सीडी आएगा ही नहीं। एक अमाउंट कैश का, एक अमाउंट उधार पे, एक पे सीडी आएगा, सीडी नहीं आएगा। वो आएगा 18,000। 1,06,200 तेरा आ तो रखा है लास्ट में। टोटल अमाउंट बता विद जीएसटी। वो तो जीएसटी में डबल बार ऐड हो जाएगा। बेटा चल तू नीचे का कर ले, ये सेल हो गया, सेल पे दोनों का जीएसटी निकाला हुआ है, दोनों का जीएसटी ऐड करके ये अमाउंट आएगा। देखो सर अगर हम जीएसटी उसमें भी कर रहे हैं वहाँ पे और इसमें भी अभी आप यहाँ पे कर रहे हैं, दोनों जीएसटी अलग अलग निकालिए, दोनों को ऐड करके ये अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर, ये ले कैलकुलेटर। जीरो टोटल जीएसटी तो एक बार दोगे तुम, ये दोनों का जीएसटी ऐड कर दिया। अब मेरी सेल इतने की होगी, जीएसटी इतने की, इतने। अब जोरावर से उधार कितने का, टोटल उधार कितना हुआ? उधार जो पैसा लेना है विद जीएसटी लेना है कि विदाउट जीएसटी लेना है? वो कितना है लास्ट अमाउंट? जीएसटी 2 बार नहीं होगा। बेटा नीचे भी होगा ऊपर भी होगा तभी तो मैच होगा, अच्छा 2 बार तो होना चाहिए। नीचे जीएसटी ऐड करा, ऊपर नहीं करेगी तो मैच कैसे होगा? जोरावर से टोटल पैसा लेगी कि खाली विदाउट जीएसटी ले लेगी? तो विद जीएसटी अमाउंट ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख
6200, ठीक है। ये जुरार में डाल दो उधार वाला। कैश एग्जैक्टली कितना आ रहा है आफ्टर कैश डिस्काउंट? 1,04,700. ये कैश में डाल दो बैंक में। ये कैश डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड ऊपर लिखा है ना उसके 1800 रुपये, वो लगाएगा विद जीएसटी आएगा। 2 बार ऐड तो करना पड़ेगा ना, तभी तो आंसर मैच होगा। छोटी मोटी बात है। हाँ जी, मेरे को एक बात बताओ, शेयर इशू करने के लिए जो खर्चे करने पड़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, प्रीलिमिनरी कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं उसको, प्रोस्पेक्टस, वो सारे खर्चे इक्वली करने पड़ते हैं डिवेंचर पे। यस बेटा, जब आप अनाउंस ही नहीं करोगे किसी को पता कैसे लगेगा? एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी ना। एडवर्टीजमेंट तो हो गया। फिर दूसरा बंदा मेरी कंपनी को लोन क्यों देगा? पहले मेरी कंपनी की बैलेंस शीट अकाउंट चेक करेगा, प्रोस्पेक्टस में चेक करेगा ना। कहाँ चेक करेगा? प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? शेयर्स होते हैं, शेयर्स के बारे में अकाउंट्स होते हैं। वो बंदा तो जो शेयर खरीद रहा है और जो डिवेंचर खरीद रहा है, दोनों का इंटरेस्ट मेरी कंपनी में इक्वल ही है, तो मेरा खर्चा क्या होगा? इक्वल। फिर ये क्यों कह रहा है कि ये सस्ते हैं? डिवेंचर सस्ते हैं। इसमें एसेट्स नहीं लेके जाता कोई, हमारा जब मन करे हम तब उनको नो, देंगे। पढ़ के बताओ ना, अपने दिमाग क्यों लगा रहे हो? इंटरेस्ट इज टैक्स, तो डिबेंचर में टैक्स नहीं लगता है, अबे लगता है। लेकिन कम लगता है। अगर ज्यादा इशू एक छोटा सा एग्जांपल देखो, कम लगता है। सुनो। अमन ने लिए 10 लाख के डिवेंचर, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी करते हैं 12%, ठीक है। मेरी कंपनी का प्रॉफिट फॉर एग्जांपल इस साल हुआ 6 लाख। कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, खर्चे काट के। सबसे पहले मैं क्या दूंगा? इंटरेस्ट। फिर मैं क्या दूंगा? टैक्स। फिर बचा हुआ इंटरेस्ट कितना बनेगा इस पे? 12% इस पे दूंगा, इस पे दूंगा, लोन पे दूंगा। प्रॉफिट पे कौन इंटरेस्ट देता है? सब कुछ सेम नहीं होता ना, अमाउंट दिखा लगे जी, अकाउंट सॉरी है। लोन का 12% कितना बैठा? ठीक है जी। आंसर कितना आया? फॉर लोन का 12%। बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लोन का ही दूंगा ना, लोन का ही दूंगा, प्रॉफिट कैसे दूंगा? अब इसके बाद मैं क्या दूंगा? टैक्स। टैक्स का रेट मान के चलते हैं 20%। कितना? इसका 20% कितना आएगा? 2 लाख 4 लाख 24,000 नहीं 96,000, ठीक है जी। ये आ गया टैक्स, और जो बचेगा वो डिविडेंड होगा मेरा, सब में बटेगा वो, ठीक है। अब मैं ये पॉइंट समझा रहा हूं कि इंटरेस्ट से टैक्स कैसे बचता है। ये टैक्स बेटा, इंटरेस्ट तो टैक्स आ गया ना, रिटेन अर्निंग इसके बाद होगा ना, उसका इसके कंसेप्ट से क्या लिंक है? बाद में जो पैसा बचा तुम रिटेन अर्निंग करो या डिविडेंड बाजो, उसका इससे क्या लिंक है? बेटा ये डिविडेंड रिटर्न इकट्ठा हो गया ना। मैं क्या समझा रहा हूं, पॉइंट क्या चल रहा है हमारा, कि डिवेंचर शेयर से सस्ता कैसे है? क्योंकि डिवेंचर का इंटरेस्ट टैक्स में डायरेक्ट हो जाता है। तो डिवेंचर का इंटरेस्ट और टैक्स की बात चल रही है। चुप रहेगा तो बता दूंगा, कुछ भी बोले जा रहा हूं। अभी डिवेंचर के इंटरेस्ट की और टैक्स की बात चल रही है ना, उसके बाद तुम डिविडेंड बांटो, रिटेन करो, वो तो कंसेप्ट बात का है। यहाँ शेयर की बात हो रही है, कोई शेयर की बात क्यों कर रहा है बार बार? बाद में जो मर्जी कर कूड़े में फेंक दे, मेरे को क्या मतलब है। अब एक अगला केस लेते हैं। 6 लाख ही मेरे पास क्या है, अब इंटरेस्ट का रेट कम करके 8% कर दिया। अब कितना इंटरेस्ट बैठा? 80,000 में। बेटा लोन का इंटरेस्ट लेते हैं, लोन का। मुझे लगा आप इसका बोल रहे हैं। क्यों निकालूं मैं इसका? क्यों निकाल? अमन ने मेरे को 10 लाख का डिवेंचर दिया है, मैं उसको प्रॉफिट में इंटरेस्ट दे दूंगा। मेरे को प्रॉफिट है 6 लाख, मेरे को देखो 5%। ये ले, अगर मैं प्रॉफिट का 5% दे रहा हूँ, याद नहीं दे रहा हूँ, वो डिविडेंड होगा कि नहीं हो गया? वो डिविडेंड होल्डर डिवेंचर होल्डर है। 8% इंटू लोन का कितना हो गया? अमाउंट कितना बचा? टैक्स कितना देंगे? कितना आया? 1 लाख।
4 लाख 16 हजार। जो भी होगा। अब ध्यान से देखो, जब इंटरेस्ट कम था तो टैक्स ज्यादा था, इंटरेस्ट बढ़ा टैक्स कम हो गया। तो इंटरेस्ट हमको टैक्स में वापस मिल जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला, हमें बचत हो जाती है। इंटरेस्ट फालतू देने से बचत हो रही है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये तो इक्विटी वालों को फायदा मिल रहा है ना, हमें कैसे मिल रहा है? कंपनी का प्रॉफिट हमें कैसे मिल रहा है? हम यहाँ पे हैं, हम तुम्हें नहीं, कंपनी को फायदा। कंपनी को क्या फायदा? और देखो, और कंपनी को फायदा हो गया, टैक्स क्या हो गया? कम। अब यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट कितना बचा, माइनस करें, 3,84,000। इसको कंपनी खाए, बेचे, रिटेन करे, दे, ठीक है। इसमें कितना बच रहा है? 4 लाख। अब देखो, डिवेंचर का रेट ऑफ, इसमें तो खैर बराबर नहीं आया। कई बार क्या होता है, डिवेंचर बढ़ने से टैक्स क्या हो जाता है? कम। कई बार डिविडेंड बढ़ जाता है, वो बताऊंगा अगली क्लास में, एग्जांपल ऐसे लेके आऊंगा। डिवेंचर का इंटरेस्ट बढ़ा टैक्स कम हो गया। तो क्या डिवेंचर इशू करने से टैक्स में कटौती आती है कि नहीं आती? ज्यादा परसेंटेज का करूंगा, ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा, तो टैक्स कम होगा कि नहीं होगा? बचत हो रही है कि नहीं हो रही? तो इंटरेस्ट ऑफ, कैसे? अगर मेरे को देना भी है इंटरेस्ट, तो मैं टैक्स कहाँ दे रही हूँ? हाँ, मेरा नुकसान नहीं है टैक्स। कहाँ दे रही? अगर इंटरेस्ट कम दे तो टैक्स ज्यादा दे रहे हैं, इंटरेस्ट बढ़ा टैक्स भी तो कम हो रहा है। सर एक चीज पैसे तो देने है ही ना, जितने पैसे हैं। तो कम दे रहे हैं ना अब तो। फायदा होना भी नहीं। हाँ। अब दूसरी बात सुनो, उसके बाद भी एक पॉलिसी है। ये तो हो गया, अब टैक्स कितना बचा? जैसे हमारे यहाँ पे 3,84,000, तो वहाँ पे 4 लाख हो गए, और फायदा तो मेरे ही हो रहा है। वो हर बार सेम नहीं होता, वो टैक्स के रेट के ऊपर कई बार गड़बड़ जाती है, कई बार कम भी हो जाता है। वो 12th में पढ़ाएंगे। अब जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट से टैक्स से बचत करी नहीं करी? तो इंटरेस्ट अच्छा है कि नहीं? अब मैंने इस घर पे लोन लिया हुआ है, होम लोन, हर साल मेरे को इनकम टैक्स भरना होता है। मेरा जो टैक्स बनता है, इसमें टैक्स कितना बना? मेरा जो टैक्स बनता है, मान लो टैक्स बना मेरा 12 लाख साल का, मेरे को बैंक गवर्नमेंट कहती है आप पूरा साल होम लोन का इंटरेस्ट दे रहे हो, जितना तुम इंटरेस्ट दे रहे हो ना वो माइनस कर दो, बाकी का टैक्स दे दो। तो पहले इंटरेस्ट माइनस हो तभी टैक्स दिया ना। अगर इंटरेस्ट ना होता, मान लो इंटरेस्ट है ही नहीं, तो ये है ही नहीं, तो ये है ही नहीं, अब तुम कितना टैक्स दे रहे हो? ऑफ 6 लाख। अब तुम कितना टैक्स दे रहे हो? 3,84,000। क्यों? 6 लाख का बीच में कितना होता है? 1,20,000 तुम इंटरेस्ट दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो। लेकिन इंटरेस्ट देने की वजह से टैक्स में कटौती हुई कि नहीं हुई? तो इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है। गवर्नमेंट कहते हैं जो इंटरेस्ट दे रहा है वो पहले इंटरेस्ट दे दे, टैक्स इंटरेस्ट पे नहीं लग रहा, टैक्स इंटरेस्ट पे, पर इस पे लग रहा है जो बच रहा है, ये टैक्सेबल इनकम है आपकी। अगर इंटरेस्ट दिया दे दिया, इसके बाद ये मेरी कंपनी का पैसा है कि नहीं मेरा? इंटरेस्ट देने के बाद मेरा प्रॉफिट कितना बचा? ये क्या मैं सारा प्रॉफिट बांट सकता हूँ? क्यों? ये मेरा प्रॉफिट टैक्स के अंदर आ गया, मेरे को इस पर टैक्स देना पड़ गया। क्या मेरे को डिवेंचर के इंटरेस्ट पर टैक्स देना पड़ा? उल्टा वो तो माइनस कर दिया ना मैंने। गवर्नमेंट कह रही है भैया इंटरेस्ट माइनस करो। जिस कंपनी का प्रॉफिट कितना हो मेरे को, असूल से मेरी कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। तो मेरे को टैक्स कितना देना चाहिए? 6 लाख पे। और मैं 6 लाख पे ना दे के कितने पे दे रहा हूं? 4,80,000 पे दे रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है इंटरेस्ट को हटा दो, टैक्स डिडक्टेबल है वो, इसलिए इंटरेस्ट चीप पर पड़ता है। क्या पड़ता है? टैक्स में कटौती हो जाती है मेरी। लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं दे रहा तो 6 लाख पे क्या दूंगा? पूरा का पूरा टैक्स। अब मेरे को कितने पे देना है? 4,80,000 पे, क्योंकि मेरी इनकम कम दिखा सकता हूं मैं। तो इंटरेस्ट हमारा टैक्स डिडक्टेबल होता है, इसलिए इक्विटी से क्या पड़ता है? सस्ता। इक्विटी पे दूंगा टैक्स 1,20,000, वरना कितना दे रहा हूं? 96,000, 34,000, 24,000 बच रहे नहीं बच रहे? अब आज का कंसेप्ट है कि सर इंटरेस्ट 1,20,000 वो तो दे रहे हैं, और उसके बाद 10 लाख लिया भी तो है, वो तो फायदा हमारा है ना।
तो क्या इंटरेस्ट सस्ता पड़ा? इंटरेस्ट डिवेंचर इशू और शेयर इशू करने से पहले के सारे खर्चे बराबर है। बाद में इक्विटी का डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, उसमें टैक्स लगता ही लगता है, लग गया यहाँ पे इक्विटी के, लेकिन इंटरेस्ट काट के फिर टैक्स देते हैं, तो इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है। लास्ट लाइन को हाईलाइट करो। आने दे हैं, इसमें तो बोला, साफ साफ बोला ही हुआ है। इसमें एग्जाम्प्ट लिख दिया ना, वैसे इस पे लगता है, सैलरी पे लगता है। अगर कुछ ना दिया हो तो सैलरी हमारा खर्चा है ना, वो हमारा खर्चा हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो जीएसटी लगेगा, पे करते हैं ना। पर एग्जाम्प्ट लिख दिया मतलब अब मत लगाओ। इनपुट क्रेडिट नॉट अलाउड, कि हम तो जीएसटी पे, इसकी एंट्री में जीएसटी पे करी होगी, नहीं करी, कहाँ है इसकी एंट्री? अच्छा, रिफ्रेशमेंट दिया है, कंपनी ने ट्रीट दिया किसी को एडवर्टीजमेंट के तौर पे, पर इनपुट क्रेडिट मतलब कंपनी को वापस जीएसटी नहीं मिलेगी। बताओ, एक सेकंड रुको, बता रहा हूँ। अच्छा पॉइंट है, ये समझ आया? अगला टॉपिक नहीं करेंगे, बॉन्ड्स पढ़ो खाली। बॉन्ड्स भी क्या होते हैं? डिवेंचर, लेकिन इसका स्पेसिफिक रेट, जैसे ये बोला कि 12% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, अगर सिर्फ लिखो डिवेंचर तो वो होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। क्या होते हैं वो? जीरो कूपन, मतलब उसका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो टाइम के साथ चेंज किया जा सकता है, बट आर इशूड एट, वो 12th में पढ़ाया जाएगा, उसकी वैल्यू से कम पे बेचते हैं। मान लो डिवेंचर तेरे को 100 रुपए का बेचा था ना, वो 80 का बेच दूंगा क्योंकि बिक नहीं रहा। क्यों नहीं बिक रहा? क्योंकि फिक्स रेट इंटरेस्ट नहीं है, फ्लक्चुएट कोई लेने को तैयार नहीं हो रहा, रिस्क लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, घाटे बेच दूंगा, 100 का 80 में ले, तू मान जाए। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल वैल्यू एंड इशू प्राइस इज ट्रीटेड एज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। एक होता है नॉमिनल वैल्यू 10 लाख 100 रुपए के हिसाब से, एक 80 रुपए, कितना आ गया 8 लाख। जो 2 लाख है वो क्या है? इंटरेस्ट। वैसे मैं इसको 10 लाख का डिवेंचर देता, बाद में क्या देता इसको इंटरेस्ट। अब मैंने इसको 10 लाख का डिवेंचर कितने में दिया? 8 लाख में। मेरे को कितना पैसा आएगा? 8 लाख। डिवेंचर कितने का गया इसके पास? 10 लाख का गया, 2 लाख कमा गया, ये कमा गया ना 8 लाख की चीज। बेटा तो वैसे ही मेरे को कहीं जाना है, ऊपर सुनकर दोबारा बोलना। इसको 100 रुपए का डिवेंचर दिया, 10 लाख रुपए, 10,000 के हिसाब से 10 लाख। पैसे कितने मिलने चाहिए मेरे को? 10 लाख, लेकिन वो ये वाला था 12% फिक्स रेट का। अब आ गया 0%, ये लेने को मना कर रहा है। मैं कितने बेच दूंगा इसको? डिस्काउंट पे। कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ? 20 रुपए का। अब ये कितने पैसे देगा मेरे को? 8 लाख देगा 80 रुपए के हिसाब से, पर डिवेंचर कितने के लेगा? 10 लाख वाले ही। इसके बाद सामान कितने का पहुंचा? 10 लाख का। पैसे कितने दिए इसने मेरे को? फायदा किसका हुआ? इसका। कितने कमाए इसने? वो मेरा इंटरेस्ट है। मैं इसको 2 लाख को क्या लॉस लिखूंगा? बोल दूंगा इंटरेस्ट होगा। तेरे को इंटरेस्ट देना था ना मेरे को, तो को दे दिया। यही लिखा है। बड़ो डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल मतलब 100 रुपए, 2 लाख का तो एक तरफ देखा जाए ना, मेरे को 10 लाख आना चाहिए था, पर मेरे आया नहीं। डिफरेंस नॉमिनल वैल्यू दिखा, वो क्या नॉमिनल क्या होती है? फेस वैल्यू पार 100 रुपए, एंड इशू प्राइस जितने का बेचा 80 रुपए। समझ आ गया? लिख लो 180, बाद में भूल जाओगे। इज ट्रीटेड एज अमाउंट ऑफ, आज तुम पढ़ नहीं रहे हो। इज ट्रीटेड एज अमाउंट ऑफ, वो 2 लाख रुपए 20, वहां लिखो 20 रुपए, 100 रुपए नॉमिनल वैल्यू, इशू प्राइस 80 रुपए, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 20 रुपए माना जाएगा, रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। जब तक आपका चलता रहेगा वो बॉन्ड चलता रहेगा। ठीक है जी। इसके एक्स्ट्रा शॉर्ट्स है, उसमें लिखा है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, ये सब पढ़ेंगे अगली क्लास में। समझ गए हो? गार की मेरी बात सुन।